अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रावीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, वैसे तो पीटीआई में ऑलमोस्ट हर मामले पर ही इत्तेफाक राय नज़र नहीं आता, मुतज़ाद स्टेटमेंट से मीडिया भरा पड़ा होता है। मगर गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त कई सवालात उठ गए जब तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा शहरियार आफरीदी साहब ने एक निजी टीवी के शो में कैटेगोरिकली ये कह दिया कि हम सियासी जमातों से तो हरगिज़ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास तो मुज़ाकरात का मैंडेट ही नहीं है। हम सिर्फ आर्मी चीफ और डीजीआई से मुज़ाकरात करेंगे। अब इस पर कई सवालात उठ गए कि एक ऐसी जमात जो आईनी बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत की बात करके अपना बयानिया बना रही है, वो जमात जमहूरियत और आईनी बालादस्ती की खातिर जमहूरी फरीक़ैन यानी सियासी जमातों से ही बात करने को तैयार क्यों नहीं है? जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के ही एक और रहनुमा शिबली फराज साहब मीडिया पर आ जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि हम स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों दोनों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर हमारी कुछ शराइत हैं। फिर उन्होंने कुछ शराइत रख दी, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट शराइत है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि पहले सियासी मुकदमात ख़त्म किए जाएँ, फिर मुज़ाकरात किए जाएँ। फिर एक शर्त ये भी है कि तहरीक इंसाफ को सियासी आज़ादी की इजाज़त दी जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे, यानी वो डील का तासुर मुस्तरद कर रहे हैं। फिर बानी पीटीआई ख़वातीन और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तो ये मुतालिबात कितने काबिल अमल हैं और क्या डेडलॉक ख़त्म होने के करीब है सियासी तौर पर, सियासी जमात? इसी पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, इन मुतालिबात पर भी आप कमेंट कीजिएगा कि कितने काबिल अमल है, मगर ये बताइए कि पार्टी पॉलिसी स्टेटमेंट हम कौन सी स्टेटमेंट को माने? शहरियार आफरीदी साहब ने जो कल बोला वो है पार्टी पॉलिसी, या आज जो स्टेटमेंट सामने आई है शिबली फराज साहब की वो पॉलिसी स्टेटमेंट है? ये इतनी मुतज़ाद खबरें, इतनी कन्फ्यूजन। ये शिबली फराज साहब या आफरीदी साहब से पहले खान साहब की खुद अपनी भी स्टेटमेंट आ चुकी है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा, बल्कि फरमाया जी कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात हो सकती है, आर्मी से ही बात हो सकती है। ISI वाली बात जो है वो हमारे कल कानों में पड़ी, जो कि आफरीदी साहब ने बताई है। आज जो है वो पहले फ़ौज थी, फिर फ़ौज के साथ ISI आई, उसके बाद जो है वो आपकी हुकूमत भी आज आ गई है। शिबली फराज साहब ने बताया। देखिए, ये जो लुकन छुपाई की गेम है ना, ये तो चलती ही रहेगी जब तक कि अमली तौर पे कुछ चीज़ सामने नहीं आती। देखने की बात यह है कि ये जो कुछ भी होगा, मिसाल के तौर पे अगर 2018 का इलेक्शन लिया जाए, उसमें हमने बताया गया कि जी कोई हुई थी, कोई डील हुई थी इमरान खान साहब की, तो क्या वो टीवी स्क्रीन पे हुई थी? क्या कुछ ऐसा हुआ था कि अखबार में उसकी रिपोर्टिंग हुई थी कि फलां जगह मुज़ाकरात हुए और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो है वो बिल्कुल मंजूरी दे दी गई और अब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और PTI हुकूमत करेगी? ऐसा किधर होता है? सही बात। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि ये टीवी स्क्रीन पे आके क्यों बातें हो रही हैं, क्यों बताया जा रहा है? और उसकी जो मुझे ठीक सीधे तरीके से जवाब नजर आ रहा है वो ये है कि चूंकि इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई बात हो ही नहीं रही डायरेक्टली, लिहाजा टीवी स्क्रीन पे आइए, बयानात दीजिए। कोई कह रहा है जी इसके लिए तैयार हैं लेकिन शराइत हैं, कोई कह रहा है नहीं जी हुकूमत से बात करने का फायदा नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। एज वी स्पीक इस वक्त तक किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट ऐसी नहीं हुई जिसको कि हम ज़ेरे बहस लेके आए। ज़ेरे बहस लेके हम किस चीज़ को आ सकते हैं? मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा? पहला सवाल। ठीक है। मुज़ाकरात किस से होंगे? PTI के, और PTI की तरफ से कौन होगा? तीसरा कि मुज़ाकरात फौज और ISI से, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा। अगर शहरी रहमान साहिबा या इरफान सदीकी साहब, जिन्होंने कल ये कहा कि जी खान बहुत बड़ा यानी लीडर है, उनसे बात करने के लिए दरवाजे वगैरह खुले हैं, उनका जवाब हम इनको समझें तो उस पर तो ये है कि जी हुकूमत से करेंगे क्या बात? ठीक। खान ये चाहेगा कि हुकूमत चली जाए, तो क्या इरफान सदीकी साहब मानेंगे? खान ये चाहेगा कि ये सारी की सारी सजाएं फौरी तौर पे यक जुम्बश कलम ख़त्म हो जाएं, क्या हुकूमत मानेगी? हुकूमत क्या चाहेगी? हुकूमत ये चाहेगी, चूंकि उनका अपना वज़ीर आज़म है, कैबिनेट उनकी अपनी है, वो चाहेंगे कि आप आएँ, असम्बली में बैठें और हमारे साथ यानी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलजुल के काम करें। लिहाजा एजेंडा ही तय नहीं होगा, ये तो हुई पहली बात। मुज़ाकरात किस से होंगे? देखिए,
खान ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी कोई, तो उसको पता है कि हुकूमत के तो तिलों में तेल नहीं है, और वो ये बबांगे दोहल कई दफ़ा कह चुके। अब ये कि पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी जगह देखना चाहते हैं, एहतजाज अपनी जगह पे, यौम तासीस अपनी जगह पे, वो सारे हिसाब किताब, स्ट्राइक्स वगैरह ये वो और बयानबाजियाँ अपनी जगह पे, लेकिन उनको लग ये रहा है कि ये वक्त है कि लोहा गर्म है, क्योंकि हुकूमत जो है वो कुछ कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ हल्के तो कह रहे हैं कि शायद बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। अच्छा, तीसरा सवाल जो है ना वो सबसे अहम है कि क्यों फौज और आईएसआई को, इसका मतलब क्या है? मैंने जिस तरह से कहा कि इस तरह की बातें, इस तरह के मज़ाकरात कम अज़ कम मैंने अपनी 63 साल ज़िंदगी में तो नहीं देखे कि फ़ौज बैठी हुई है, आईएसआई बैठी हुई है और खान साहब बैठे हुए हैं या कोई पॉलिटिशियन बैठा हुआ है और बात हो रही है, अच्छा जी फिर हुण की करिए। इस तरह की बातें इस तरह से नहीं होती। और जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, आप नोट कीजिए कि उस तरफ से जब से हमें जनरल बाजवा साहब ने ये फरमाया कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जी जी, उस वक्त से लेके अब तक बीच में हमने देखा कि डीजीआईएसआई जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद से मुकम्मल खामोशी है। इसका मतलब ये है कि मेरा तज्जिया ये कहता है कि फौज ने फिलहाल छोड़ दिया है कि भाई हुकूमत आप कर रहे हैं, आप करें मुज़ाकरात अगर आपने करने हैं, और यही नजर आ रहा है, क्योंकि अचानक एक ही वक्त में शहरी रहमान साहिबा और इरफान सिद्दीकी साहिब एक ही जबान बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या कोई हुक्म हुआ है? चलें, हम इस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाते कि उनको कोई हुक्म हुआ है, हो सकता है कि इल्हाम होते हैं, हो सकता है कि उन्होंने मिल बैठ के कोई बात की हो। बॉटम लाइन क्या निकलती है? हालात ये बता रहे हैं कि खान साहब अड़े हुए हैं, पहला फैक्ट, और वो नथिंग शॉर्ट ऑफ द फॉल ऑफ गवर्नमेंट, नथिंग शॉर्ट ऑफ नेक्स्ट इलेक्शंस, कि अब को उनको यानी उनका ये जो आ रहा है नजर वो ये कि हुकूमत जाए, नए इलेक्शंस हों और मेरा मैंडेट, या फिर अगर इलेक्शन नहीं होते तो मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए। दूसरी तरफ ये कह रहा है, क्या कहता है तज्जिया हमारा, कि जो कुछ भी होगा, मज़ाकरात जिस किस्म के भी होंगे, ये खबरनामे में नहीं आएंगे, ये अंदर खाते में होते हैं। ये जिस तरह मैं और रासो कोई बात कर रहे थे, ये ओले होके होते हैं, ओट में होते हैं, और इसकी किसी को आज तक तो ना खबर पड़ी, ना ही कोई चिड़िया वहां जा सकती है। लगता ये है, ये इस वक्त की आखिरी बात, बॉटम लाइन, लगता ये है, तज्जिया ये कहता है कि एक दो बातों पर अगर खान साहब इत्तेफाक करते हैं, मुत्तफिक होते हैं, तो बात हो सकती है। इससे गरज नहीं है कि किस से होती है, और उसमें उनकी तरफ से जो है वो ये है कि जेल से निकलना, सजाएं खत्म होनी और मैंडेट मिलना, ये ज़रा मुश्किल लगता है। इसीलिए मैं ये कहूँगा, मेरा तज्जिया ये कहेगा कि ये सिलसिला इस तरह जारी रहेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, शराइत क्या हैं, एजेंडा क्या है, ये चलता रहेगा, बात चलती रहेगी, निकलेगा कुछ भी नहीं। और वो जो होना है वो उसी वक्त होगा जब ये खान साहब उन दो तीन बातों पे, जिसको मैं सब्सटेंटिव पॉइंट्स कहता हूँ, उस पे वो थोड़ी सी लचक दिखाएंगे, फिर जाके ये बात बनती हुई नजर आएगी। ठीक है। राव खालिद साहब, हमने ये देखा कि कल शिबली फराज कल शहरियार आफरीदी साहब ने जो स्टेटमेंट दी, अब उस स्टेटमेंट पे ये सवालात उठे कि भाई आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट से या डीजीआई से बात करेंगे? उनके पास तो आईनी तौर पर मैंडेट नहीं है ना सियासी मुज़ाकरात का, आपको सियासी मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी। तो आज जो शिबली फराज साहब आके स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? एक तो शहरियार आफरीदी साहब ने जो बात की थी वो वही है जो आलमोस्ट शिबली फराज साहब भी कर रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई मैंडेट या इख्तियार उस तरह का वो नहीं समझते कि वो है कि वो कोई मुज़ाकरात कर सके या कोई मामलात को आगे बढ़ा सके। हुकूमत की तरफ से अचानक जो तवातर से मुज़ाकरात की दावत आना शुरू हुई है, हम माजी में भी देखते हैं हुकूमतें अपोजिशन को दावत देती हैं, उसके लिए बड़े ओकेजन्स होते हैं, सर्टन ओकेजन्स होते हैं जिसके ऊपर वो कोशिश करते हैं कि मामला ठीक किए जाए। अच्छा। यहाँ पे दो चीज़ें तो बज़ाहिर नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि हुकूमत को संजीदगी से इस बात का इदराक है कि अगर सियासी अफरा तफरी रहेगी तो मईशत और सियासत और हुकूमत ये चलेगी नहीं, और ये मामला दिन ब दिन मुश्किल होते चले जाएंगे। IM से मुज़ाकरात करने हों आपने
आपने ताजरों को एतमाद देना हो, आपने इन्वेस्टर को एतमाद देना हो, तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए आपको। तो वो इन्वायरमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि पीटीआई ओवर फ्यू वीक्स ये तासुर दे रही है कि जैसे उनके कोई बैकडोर नेगोशिएशंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ हलकों के साथ हो रही हैं, या कुछ बातें चल रही हैं। वो अप्रैल में खान साहब बाहर आ रहे हैं, मई में आ रहे हैं, वो महीने आगे बढ़ते जा रहे हैं, हो जाएगा। अभी ताज़ा तरीन जो कल परसों से चल रही है चीज़, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफर केस में रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा। और वो बाहर आ जाएंगे और वो फिर सारा जो भी मामलात हैं पार्टी के देखेंगे, उसको मुज़ाकरात के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले, सियासी स्ट्रेटजी के हवाले से, और मुख्तलिफ हलकों के साथ मामलात के हवाले अच्छा। से। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है। तो हुकूमत शायद ये समझते हुए कि ये उधर बढ़ रहे हैं, तो हम भी ज़रा इनको अपनी तरफ एंगेज करने की कोशिश करें कि ये हमारे साथ बात करें। और लेकिन राव खालिद साहब यहाँ पर एक और फॉलोअप क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर पीटीआई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हो जाती है, तो वो तो चोर डाकुओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है ना, उनका तो बयानिया ये है। तो आपको नहीं लगता कि इससे उनका जो वोटर सपोर्टर है, ये ऑप्टिक्स उसके लिए इतने अच्छे नहीं होंगे, इन दो लोगों का साथ बैठना, पीटीआई और हुकूमत? अच्छा, बात यह, कल भी आपने यानी मेरे जहन में जो था वो पहले से पढ़ लिया मेरा ख्याल। क्या बात, आज भी वही जबरदस्त सिंक है। मैं अगले मरहले पे उसी तरफ आ रहा था। अब हुकूमत क्या करेगी, यानी हुकूमत क्या कर सकती है पीटीआई के लिए? तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरा ख्याल है पीटीआई के हवाले से अगर हम देखें तो। एक, वो कहते हैं जी मैं हमारे जो 9 मई का एक इशू है जी, उसको एक अलहदा इंस्टीट्यूशन डील कर रहा है, और उसका वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है और हम सबका कंसर्न है 9 मई। दूसरा है मैंडेट चोरी, वो एक और इदारा है, वो इलेक्शन कमीशन है जो कह ले के उसने करना है, अगर उस पर कुछ करेगा या उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। तीसरा है मुकद्दमात, वो तीसरा इदारा आ जाता है इंस्टीट्यूशन। 3 इंस्टीट्यूशंस है, हुकूमत किस जगह पे उनको रिलीफ दे सकती है इन तीनों मामलात में, मेन यही उनके कंसर्न्स है। तो हुकूमत मुज़ाकरात वही कि जो आप सवाल कर रही हैं, हुकूमत तो उनके साथ मुज़ाकरात ये करेगी कि हमें चोर डाकू ना गए आप हमारे साथ ज़रा प्यार मोहब्बत से बात करें, हमारे साथ बैठें। तो उसके बदले में रिलीफ क्या देंगे उनको, कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए वो हुकूमत, जो तीसरी वजह हो सकती है करने की, अच्छा। वो ये बजट आ रहा है, ठीक है। बजट को पेश करना, पास कराना, और वो सारे मामलात काफ़ी गंभीर होते हैं, और कहा यह जाता है कि अगर आप बजट पास कराने में फेल हो जाते हैं या कोई किसी एक डिमांड फॉर ग्रांट के ऊपर वोट अगेंस्ट आ जाए, तो उसको नो कॉन्फिडेंस कंसीडर किया जाता है जी। इखलाकी तौर पे समझा जाता है कि हुकूमत शिकस्त खा गई और उसको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। सही बात। इस लहज की बातें तो नहीं होंगी, लेकिन स्टिल बजट सबसे इम्पोर्टेंट साल का सेशन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। उसके लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। जैसे आपको याद होगा FATF के ऊपर वो इमरान खान साहब भी कहते थे कि हमने एजेंसियों का सहारा लेके उनको ला के बिठाया और उनको अपोजिशन को बिठाया और अपने अरकान को बिठाया, तो हमने FATF का पास किया। एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है, बजट भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ है जो 30 जून तक आपने पास करना होता है, ताकि आप अगला साल का अपना पूरा उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कर सके। सही। अदरवाइज हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है पीटीआई को वो कुछ नहीं दे सकती। हाँ, पीटीआई जो बात, ये उसकी बात में लॉजिक इसलिए है कि अगर हुकूमत भी मुज़ाकरात करेगी तो यकीनन वो भी सारे अपने जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ लेके, उसमें यकीनन एस्टेब्लिशमेंट भी आती है, उनको अपने साथ लेके एजेंडा तय करके फिर ही उस तरफ वो आएगी कि क्या वो कितना रिलीफ दे सकते हैं, कहाँ गुंजाइश पैदा कर सकते हैं पीटीआई के लिए, और फिर पीटीआई रेसिप्रोकेट उसको किस तरह से कर सकती है। अदरवाइज तो सियासी जंग जारी रहेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। इतना बड़ा मसला नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ उस वक्त होते हैं जब कोई ऐसा काम हो जिसके ऊपर अपोजिशन की मदद ज़रूरी हो जाए। अदरवाइज तो जो मुतालबात है पीटीआई के, वो पूरा करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। ठीक है साकिब, यही सवाल ज़रा मैं आपसे भी करना चाहूँगी, इस पर अगर आप रोशनी डाल सकें कि वोटर सपोर्टर को ज़ाहिर जितना चार्ज किया है पीटीआई ने, खान साहब के बयानिए ने, स्पेशली करप्शन का बयानिया, चोर डाकू का बयानिया, साथ ना बैठने का बयानिया, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठे हुकूमत बनाने के लिए क्योंकि बयानिए को ठेस पहुँचती, ऐसे में अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाती हैं ये तमाम पार्टीज़ बशमूल पीटीआई,
तो ये ऑप्टिक्स वोटर सपोर्टर के जो इमोशन है, जो चार्ज इमोशन है, आपको नहीं लगता कि वो मुतासर होगा उससे? जी बिल्कुल, वो तो मुतासर होता ही है और उसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने मुस्लिम लीग नून है, जिसका एक बयानिया था, फिर वो बयानिए में तब्दीली आई, फिर उसके बाद हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ क्या है, फिर 8 फरवरी को जो कुछ हुआ आज भी वो महसूस कर रहे हैं। तो इसी तरह पीटीआई में भी ये चीज़ तो होगी, लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी सोच रहे हैं कि जहाँ पे उनके 103 जो लोग हैं वो मिलिट्री कस्टडी में थे, अभी भी हैं 83 लोग जो है वो अभी भी मिलिट्री कस्टडी में हैं। 9 मई के केसेस में ख़वातीन हैं, उनके और बहुत सारे लोग हैं, खान साहब खुद हैं, शाह महमूद कुरैशी, और जो पार्टी है तकरीबन पिछले 10-11 माह से इन्होंने इन पे जो सख्तियाँ हुई हैं, एक तो 9 मई वाला एक बहुत बड़ा जो है वो एक वाक़या हुआ जिसके अपने असरात हैं, इसके अलावा भी इनके जितनी लीडरशिप थी टूट फूट हो गई, छोड़ गए लोग पार्टियों को, उनके बिजनेस बंद हो गए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात उन्होंने उनका सामना जो है किया है। अब ऐसे लगता है कि वो चाह रहे हैं कि हम एक नॉर्मल हालात में आएँ और नॉर्मल हालात में मुज़ाकरात ही जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही वो आ सकते हैं। मैं एक चीज़ बात करूँगा यहाँ पे कि एक खबर जो चल रही है कि शायद जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने इजाज़त दे दी मुज़ाकरात की। दूसरी तरफ शिबली फराज ये बात तो कर रहे हैं। अब माजी में मैंने देखा है पिछले 6-7 माह में बाहर की क़यादत और बात करती है, अंदर की गाउत, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो चल रही है खबर। मेरी बहुत सारे पीटीआई के लोगों से बात हुई, ये खबर कहाँ से आई? आखिरी मुलाकात तो थर्सडे को शाम को जो वज़ीर आला केपी मिले थे, उसके बाद फ्राइडे था, सैटरडे, आज जो है वो तकरीबन 48 घंटे बाद ये खबर आई है कि उन्होंने इजाज़त दे दी। होता तो ये है कि जैसे ही वो अडयाला जेल से बाहर निकलते हैं तो वो बोल देते हैं कि ये चीज़ें उन्होंने कह दी हैं, अब हमने इस पे अमल करना है। ये स्टेटमेंट तो शिबली फराज साहब ने दी है ना? नहीं, शिबली फराज साहब ने ही स्टेटमेंट दी। नहीं, स्टेटमेंट उन्होंने डायरेक्ट नहीं दी कि उन्होंने इजाजत दे दी। उन्होंने ये बात की कि मुज़ाकरात का माहौल ये होता है, मुज़ाकरात सबसे किए जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, हम भी हकीकत हैं, हम उनसे भी करते हैं, फिर पैरामीटर्स तय होते हैं। उन्होंने बातें की हैं सारी, लेकिन एग्जैक्टली कि उन्होंने इजाजत दे दी है ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। अब ये कहाँ से आई है ये भी थोड़ा सा मामला है इसमें। दूसरी बात जो है वो पीटीआई करे, शहरयार अफरीदी साहब ने जो कल बात की थी वो सुबह उन्होंने पूरी वजाहत जारी कर दी। उन्होंने कहा वो मेरी साको सबाक से हटकर जो है वो उसको जो है लिया गया, ऐसी बात मैंने नहीं की थी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, तो ये जो कहना कि हम उनसे ही मुज़ाकरात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, ऐसा कोई सिलसिला ही नहीं है। कब मतलब ओपनली होते हैं मुज़ाकरात? वो तो डिसऑन कर चुके हैं सारी चीज़ें कि पॉलिटिक्स के हमारा साथ ताल्लुक नहीं है, हम हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो ओपनली कैसे ये कहेंगे कि हमने उनके साथ ही मुज़ाकरात करने हैं? फिर एक और बात जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बड़ी आइडियल पोजीशन में है। सूबा मतलब मुस्लिम लीग नून की बात करें, सूबा पंजाब उनके पास है, फेडरल में वो हैं, वज़ीर-ए-आज़म उनका है, मिनिस्ट्रीज हैं उनके पास, पार्लियामेंट, अगर ये पार्लियामेंट चलेगी स्मूथ तरीके से तो उनका फ़ायदा है। गवर्नमेंट को तो ये सूट करता है, मखसूस नशिस्तें उनके पास हैं, 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। अब वो पीटीआई को थोड़ा बहुत फैसिलिटेट करके इस सिस्टम में इन कर लें और जो अदम इस्तेकाम है इसको कम करने में कामयाब हो जाएं तो मुस्लिम लीग नून और जो बाकी हुक्मरान इत्तेहाद है इसके लिए तो बहुत सूट करता है ना। इन्होंने तो अपने ओहदे ले लिए, जो सूबों की 2 सूबों की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है। अगर वो इतनी आइडियल पोजीशन में है तो फिर उनको नून लीग को या हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत देने की जरूरत ही क्या, अगर इतनी ही आइडियल पोजीशन है जिस तरह से आप बता रहे हैं? नहीं, मतलब यह है कि इंगेज रखना भी बड़ी बात होती है ना, कि उनके लिए एक नरम पता चले कि नरम रवैया है। ताजर भी कह रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से प्रेशर आ रहा है कि थोड़ा सा जो पॉलिटिकली जो इतना जो है वो हाई है चीज़ें वो कम हो, अदम इस्तेकाम कम हो, तो वो एक इंगेज करना भी मकसद होता है कि वो उनको इंगेज करें। क्योंकि अब तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो पीटीआई को कुछ दे देंगे, मतलब मखसूस नशिस्तें, वो इलेक्शन कमीशन का मामला है, उनकी जो मैंडेट चोरी वाला मामला है वो उनके ट्रिब्यूनल्स में सारा कुछ पड़ा हुआ है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरी नज़र में, वो है बानी पीटीआई के केसेस। बानी पीटीआई के केसेस में साइफर के केस की अगर बात मैं करूं तो साइफर के केस की मंगल को समात है। साइफर के केस में इस वक्त तक की जो पोजीशन है, अभी तक प्रोसिक्यूशन उस केस में
कोई ज़्यादा अदालत को मुतमिन करने में कामयाब नहीं हुई। अच्छा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरी तरफ जब जो उनके केसेस हैं, ये हफ्ता जैसे ही शुरू होगा तो पहले 2 दिनों में 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इद्दत वाला जो केस है उस पर 1 हेयरिंग होनी है या 2 हेयरिंग्स होंगी, उन पे फैसला आना है। 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसके मंडे वाले दिन हेयरिंग जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस दिन भी फैसला आ सकता है। और साइफर के केस में 2-3 हेयरिंग्स होनी है। मतलब अगले हफ्ते, 1.5 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन इंपॉर्टेंट केसेस में जहां पे प्रोसिक्यूशन के पास इतने बहुत ज्यादा वो अदालत को मुतमिन करती हुई नजर नहीं आ रही अभी तक, तो ये भी एक हो सकता है तरीकाकार कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि ये इनको किसी उस मामले से जो है वो इनको शायद जो रिलीफ मिला है। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं अब ये मुज़ाकरात का माहौल बन के नहीं। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ारत उज़्मा का ख्वाब दिल में बसाए लंदन से वापस लौटने वाले नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो ना बन सके, लेकिन अब वो अपनी पार्टी के सदर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और नून लीग ने उनको पार्टी सदर बनाने के लिए एक मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर कर ली है, जिसमें नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनान ने नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से इस करारदाद में ये इस्तदा करती है कि वो पार्टी की क़यादत संभालें ताकि पार्टी उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में अवामी मकबूलियत की नई जहतें तय कर सके। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से कहा कि नवाज शरीफ की सदारत में हम अपनी कोताहियों और कमज़ोरियों पर काबू पाएंगे और उम्मीद है कि इसके बाद नून लीग मकबूलियत हासिल करेगी। राव खालिद साहब, ये तमाम उम्मीदें, ये तमाम मकासद जो जोड़े जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की सदारत से, पार्टी की सदारत से, ये पूरे हो पाएंगे उनको जब मिल जाएगी ये सदारत उसके बाद? देखिए, अभी तक तो उनके सारे ख्वाब पूरे हुए हैं और उनकी, मुझे वैसे राना साहब और बाकी दोस्तों से गिला ये है जो भी उनके सियासी पैरोकार हैं कि ये पिछले साल 1.5 साल में उनको वलवला अंगेज़ क़यादत याद नहीं आई, सदर बनाने का उन्होंने नहीं सोचा। चले केसेस उनके ख़त्म हो गए उसके बाद सोच लेते, जब वो एलिजिबल हो चुके थे, उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में इलेक्शन लड़ते, सदर बना के सारा नहीं लड़ा। उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा, पाकिस्तान को नवाज़ों के नाम से मैनिफेस्टो भी आया, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आए वज़ीर आज़म के तौर पर। नहीं, क़यादत तो मौजूद थी ना, अब सदर बनने से कि उसमें वलवला कैसे पैदा हो जाएगा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। सही कि क़यादत तो मौजूद है, वो वलवला अंगेज़ ही है, लेकिन अब वो समझते हैं कि अब पता नहीं सदर, अगर सदर का उनके साथ लग जाएगा तो वो फिर ज़्यादा वलवला अंगेज़ हो जाएगी या उससे कोई और तब्दीली आ जाएगी। बुनियादी तौर पर यह है कि वो अपने मियाँ साहब, एक तो बुनियादी बात उसमें यह है कि वो अपने साथ होने वाली तमाम ज़्यादतियों का अजाला चाहते हैं, वो हो रहा है। मुख्तलिफ मराहिल में उनके केसेस ख़त्म हुए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस ख़त्म हुई, उनको सदर नहीं बनने दिया गया, वो लॉ पास किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो कानून जो उसकी वजह से वो पार्टी के सदर नहीं रह पाए और उनको भाई को बनाना पड़ा मजबूरी में। तो अब वो उसकी भी ज़्यादती का अजाला चाहते हैं कि उनके साथ जो किया गया, लेकिन मसला वही है कि वो प्राइम मिनिस्टर फिर भी नहीं बन पाएंगे। क्या उनका मतमा नज़र ये है कि वो पार्टी की जब क़यादत ले लेंगे और पार्टी का कंट्रोल उनके पास आ जाएगा तो हो सकता है पार्टी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए या वो बनाए कि जिसमें फिर 2, 4, 6 महीने, साल में वो हो के जी पार्टी के सदर को होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, और मियाँ नवाज शरीफ का तजर्बा भी बहुत है सारा। क्या इस किस्म की काविश होगी? मेरा ख्याल इस किस्म की काविश नहीं है। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि अगर वो सदर बन जाते हैं और पार्टी का कंट्रोल उनके पास आ जाता है और वो लेना भी चाहते हैं, मैं पिछले 15 मार्च को मैंने ये बात की थी अपने प्रोग्राम में कि वो सदर बनना चाह रहे हैं दोबारा। ये करारदाद तो उनकी ख्वाहिश के नतीजे में आई है, ये इनकी तरफ से नहीं थी ख्वाहिश, ये उन्हीं की तरफ से ख्वाहिश थी कि मैंने सदर बनना है। तो वो अब क्योंकि वो बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया पॉलिटिकली, भले बेटी चीफ मिनिस्टर है, भले भाई प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो रोल होता है एक लीडर के तौर पे वो उनका ना होने के बराबर रह गया था। और वो हमने देखा भी कि लोग वो बेटी के साथ अगर जाते हैं कहीं दौरे पे तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि जी वो रोटियां वो देर तो दूर में जाके देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो ये नौबत आ गई अब 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर की। तो ये चीज़ें जो है ज़ाहिर है उनको भी पता है कि मेरी रेलेवेंस नहीं है, तो वो रेलेवेंट होने के लिए पार्टी का सदर बन के उसके बाद वो पॉलिसी लेवल पे
मेरा ख्याल है इंटरफेरेंस करेंगे, फेडरल लेवल पे ज़रूर करेंगे। और वो शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफे का बायस बनेगी, क्योंकि उनका मतमा नज़र अगर तो ये हो कि पार्टी सदर बन के, जो मेरी ख्वाहिश है हर पार्टी के लिए है कि वो जब भी उनको ऐसा मौका मिलता है जिसमें वो बहुत ज़्यादा उन पर हुकूमत का और जिम्मेदारियाँ नहीं होती, तो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, उसकी जो है रूट्स उसको मजबूत करें और उसको फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करें अपने वर्कर्स के दरमियान। लेकिन राव खालिद साहब, क्या हम ये समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी एज सदर ऑफ मुस्लिम लीग नून, क्या मुज़ाहिमती बयानिया दोबारा शुरू होने जा रहा है, ये भी इससे तासुर मिलता है? देखिए, जो तो उनके कह ले के जो तकरीरें कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से मुज़ाहमती बयानियाँ बनाने के लिए, अगर तो वो उनकी बातों पे जाएं तो लगता यही है। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब की मुश्किलात में इजाफा होगा कि वो चक्की के दो पार्टों में होंगे। एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ नवाज शरीफ है, तो वो उसमें अगर तो सिंक हो जाती हैं चीज़ें फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उन्होंने अगर आवाम में पजीराई हासिल करनी है तो उसके लिए वही बयानियाँ चाहिए जो जावेद लतीफ़ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो बज़ाहिर कहा जा रहा है उनके बिहाफ पे पेश कर रहे हैं। तो अगर वो उस तरफ जाते हैं तो वो बराह रास्त नहीं ये बात करेंगे, वो इनडायरेक्टली करेंगे, इन्हीं लोगों के थ्रू करेंगे, पॉलिसी प्रेशर के तौर पे करें, बयानात की सूरत में करें। एक्ट तो वो कर नहीं सकते पार्टी के सदर के तौर पे ऐसा कि जिसमें आप कोई करे, खुल के वो सामने नहीं आएंगे, वो इसी तरह करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब के लिए ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल का बायस बन सकती हैं। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट उठा दिया है। नजमुल साकिब साहब, ये जब एलामिया दिया, उन्होंने करारदाद दी कि हम मुत्तफ़िक़ हैं कि सदर अब नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 रहनुमा मौजूद थे नून लीग के, राना सनाउल्लाह साहब थे, खुर्रम दस्तगीर खान थे और जावेद लतीफ़ साहब थे। अब इन्हें नवाज शरीफ के कैंप का कहा जाता है, इन तीनों ने ही कोई सीट नहीं जीती। आप समझ रहे हैं कि ये अब एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है हमें, एक दो पार्टियां बनती जा रही हैं और बकौल शेख रशीद साहब नून शीन से अलग होती नज़र आ रही है? देखिए, ये नून शीन से अलहदा नहीं होगी। अच्छा, अगर अलहदा हुए बगैर ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? ये जो आपने 3 नाम लिए हैं ना जी, जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर, इसमें ख्वाजा आसिफ का नाम भी डालिए और किसी हद तक कुछ 60% साद रफ़ीक का भी नाम डालिए। ठीक है, इरफान सिद्दीकी साहब तो खैर मौजूद हैं ही इस पलड़े में जी। देखिए, 2 फैक्टर्स हैं मेरे नज़दीक जिनकी वजह से कि इस वक्त अचानक ज़रूरत पड़ गई सदर बनने की। हाँ। पहला फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर। अच्छा। दूसरा फैक्टर है आपका पार्टी फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर क्या है? देखिए, 3 मरतबा आप प्राइम मिनिस्टर हैं, वो खोया हुआ मकाम, वो मरतबा, वो प्रोटोकॉल, वो दबदबा, वो तंतना याद तो आता होगा ना। और फिर आप देखते हैं छोटा भाई जो है वो आप ही के तुफैल अगर बना है, पार्टी जो कि आपकी है। याद रहे कि ये जो PML में नून है ना, जी जी, ये नून जो है ये नवाज शरीफ है। जी जी। तो ह्यूमन फैक्टर को तो अपने सामने रखिए। ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन फैक्टर का ही यानी आगे चलते हैं कि डील होती है, वो वापस आते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें हम देखते हैं, नवाज शरीफ को नवाज दो, फलाना ये वो, पाकिस्तान को नवाज दो, वगैरह वगैरह। और अचानक वो एक विक्ट्री स्पीच करते भी हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता लगता है कि मैं तो शायद अपने ही हलके में हार रहा हूं, बिटिया तो शायद अपने ही हलके में हार रही है। ये वो रात है जो कि बहुत ज्यादा कर्बनाक थी, यानी मुस्लिम लीग नून को ओवरऑल अगर आप देखें तो जी जी, कि उसमें हकीकत जो सामने नजर आ रही थी। दूसरा फैक्टर जो मैं पार्टी फैक्टर बता रहा हूं ना, वो ये है कि ये तय हो गया कि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं ये कह रही, नवाज शरीफ के अपने दोस्त, ये जिनके नाम लिए हैं खास तौर पे, ये अपनी जब बातचीत करते हैं या पार्टी के अंदर मौजूद बाकी जो 2nd टियर 3rd टियर के हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी पार्टी बयानिए के तब्दील होने के साथ साथ और भी वजूहात की बिना पर अपनी साख खो चुकी है। अब उसमें ये फैक्टर लाना कि जी ये मैंने ये साख वापस लानी है, उसके लिए आपको सदर बनना बहुत ज्यादा अशद जरूरी नजर आता है। तीसरा फैक्टर ये है इसमें कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये बताया जा रहा है या एक तासुर कायम किया जा रहा है कि
वो शायद सदारत नहीं छोड़ना चाहते, वो सदर ही पार्टी का रहना चाहते हैं। इस बारे में तो मैं आपको निहायत वसूख से बता रहा हूं, बल्कि यूं समझिए कि खबर दे रहा हूं। जी जी। वो ये है कि इस फैसले में शहबाज शरीफ साहब का नाम सरे फहरिस्त लिखा हुआ है। अच्छा, कि नवाज शरीफ साहब को सदारत मिले, क्योंकि इस वक्त जो बयानिया, जो भी बयानिया, चाहे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना, उनका ये बयान देखिए, अब वही बयानिया चलेगा जो नवाज शरीफ कहेगा। इसका भी यानी थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं क्विकली। इसका मतलब क्या है? शहबाज शरीफ साहब जब अब बोलते हैं तो वो हुकूमत का बयानिया है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब जब बोलेंगे तो वो वजीर आजम का बयानिया है, वो नून का बयानिया नहीं है। तो नून का बयानिया कैसे बनेगा कि सदर आप अलहदा रखेंगे। ये 3-4 फैक्टर्स जब आप मिलाते हैं तो आपको पता लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इसमें बदरजाए अतम मौजूद हैं इस फैसले में। हाँ, जाहिर वो नहीं होने देंगे क्योंकि ऑलरेडी उनके दोस्त जो हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं। अब आखिरी इस वक्त की बात, असल सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से उनका जो वोट लॉस हुआ है, जो उनको साख उनकी पार्टी गई है, क्या वो वापस आ जाएगी? मेरे ख्याल में पुलों के नीचे से पानी बहुत सा गुजर चुका है। कर लें एक कोशिश, लेकिन नजर नहीं आ रहा। और ये यकीन कर लीजिए कि अगर आप नवाज शरीफ साहब को जानते हैं और उनका अपनी ही पार्टी, वो नून वाली पार्टी उनकी अपनी, उसका ये हाल देख रहे हैं तो उनका क्या हाल होता होगा और वो क्या क्या कुछ करना चाहते होंगे। उनको एक अंदाजा है, उनको एक उम्मीद है कि अगर वो सदर बने, उनका अपना एक बयानिया होगा और शायद वो अवाम की खोई हुई हिमायत वापस ले सके। साकिब, यहीं से मैं सवाल उठाना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे लंदन से, तो तब ये कहा गया कि जी उनके आने से अब नून लीग में जान पड़ेगी, अब तहरीक चलेगी और कैंपेन चलेगी और ज़बरदस्त काम हो जाएगा। मगर हमने इलेक्शन में उसका रिजल्ट इतना अच्छा देखा नहीं नून लीग के हक़ में। तो फिर अब नवाज शरीफ साहब अगर पार्टी के सदर बन जाते हैं तो क्या फिर से हम ये अखज़ करें, और क्या हम ठीक अखज़ कर रहे होंगे कि वाकई पार्टी की पॉपुलैरिटी वापस आ जाएगी? एक तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा ये बात की गई कि वो वापस आएंगे और जान पड़ जाएगी, लेकिन हमने ये देखा कि उन्होंने तकरीर की मीनार पाकिस्तान पे, लेकिन उसमें बहुत कुछ जो है वो मिसिंग भी था। जी। फिर उसके बाद आप इलेक्शन 8 फरवरी तक देखें, उनकी एक तो जो कैंपेन थी वो बड़ी महदूद थी, 2-3 जो है वो बड़े जलसों में वो गए, लेकिन तकरीरों में वो जो है वो कुछ चीज़ें मिसिंग थी जिनको लोग जो है वो सुनना चाह रहे थे। जी। तो फिर 8 फरवरी से पहले जो है वो उनका जो था कि 8 फरवरी से पहले आगे जो अखबारात पे इश्तिहारात भी आ गए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और बयानिया भी, मंशूर भी इरफान सिद्दीकी साहब ने बनाया और पूरा एक माहौल जो है वो बनाया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी से बाद से लेकर आज तक जो नून लीग का एक हिस्सा है, मतलब वो नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, साद रफीक, जावेद लतीफ़, ये इस टाइप के जो लोग हैं जो एक्चुअल जो रिजल्ट्स थे, ये पता तो सबको है कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या थे और उनको कैसे डिलीवरी मिली है। तो जो एक्चुअल रिजल्ट्स उनके भी सामने है कि आप देखें कि जो उनका हल्का है लाहौर में NA 130, उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में केस है। तो अगर कल ट्रिब्यूनल में वो केस खुल गया और जो सिचुएशन बन गई तो वो उनके मद्देनजर है सारी चीजें। तो उन्होंने ये देखा है कि ये जो बयानिया एक उन्होंने मतलब इलेक्शन से पहले आया ना कि साड़ी गाल हो गई, तो ये उनके गले बुनियादी तौर पर पड़ा है। और जो स्पेस मुस्लिम लीग नून ने, जब नवाज शरीफ साहब ने वो जेल में थे, सजाएं भुगती, वो जलसे करते रहे, बाद में जब उनकी जमानतें हो गई, यहाँ पे एक बयानिया उन्होंने बनाया तो उनका वर्कर बड़ा चार्ज था, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी थी उनकी, और दूसरी तरफ PTI बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी। लेकिन जब वो स्पेस मुस्लिम लीग नून ने छोड़ी तो 10 अप्रैल 2022 के बाद से वही स्पेस जो है वो PTI ने ले ली। तो वही जो मज़ामती एक बयानिया है, ये एक चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी है इस वक्त कि मज़ामती बयानिया आपका चलेगा। उसके लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सदर इसलिए बन रहे हैं कि पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाए, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि उनके पास फिलहाल कोई ओहदा नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर उसमें सिस्टम में आने के लिए कि कम से कम वो पार्टी के सदर हैं कि वो कहीं पे भी जा भी सकते हैं और पार्टी को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। फिर जो बयानिए वाली मैं बात कर रहा हूं, आप देखें कि 8 फरवरी को PTI की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था उनकी पार्टी का, कोई एक्टिवली कहीं पे उनकी पार्टी नहीं थी, लेकिन बयानिया था।
तो इसका मतलब ये है कि बयानिया जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पर बाद औक़ात जो है वो हावी हो जाता है, तो उसकी कमी पीटीआई देख रही है, जो मुस्लिम लीग नून है। नवाज शरीफ साहब अगर अब मुज़ाहिमती बयानिया लेकर आ भी जाते हैं वापस, तो मुज़ाहिमत वो किस चीज़ के खिलाफ कर रहे होंगे? सेंटर में तो उनके अपने भाई बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब। नहीं, एक तो जो चीज़ है इस हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूँ कि मुस्लिम लीग नून बतौर पार्टी हो या शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, दोनों एक हैं, इनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता, ना कोई देखेगा। ठीक है कि अगर मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है उनकी अगर गवर्नमेंट नाकाम होती है तो उसका असर डायरेक्टली मुस्लिम लीग नून पर आएगा, और इसमें अलग अलग इनको हम देख ही नहीं सकते। जो मुज़ाहमती बयानिया की आपने बात की कि उसका फायदा क्या होगा, होता यह है कि ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेनिट्रेट करती हैं। अब जिस तरह हमने पहले बात की कि पीटीआई जो है अब वो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल वो कहते हैं कि अब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सेटल होनी चाहिए, जी। हमने बहुत जो है वो मुश्किलात जो है वो झेल ली हैं, तो इसलिए अब जो पीटीआई अगर ये स्पेस छोड़ेगी तो उस स्पेस को तो किसी ने लेना ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो हो सकता है, मतलब चंद दिनों की या चंद माह की ये बात नहीं है, वो ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो जो ऑर्गेनाइज भी करेंगे पार्टी को, फिर साथ साथ वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लेकर चलते रहेंगे ताकि आइंदा 2 साल 3 साल बाद ताकि पार्टी एक बेहतर पोजीशन में आ सके। क्योंकि पीटीआई भी अगर ये जगह छोड़ेगी तो उसकी जगह जो है वो फिर किसी और ने लेनी है, और वो मुस्लिम लीग नून जो है वो ले सकती है। इसके अलावा पीटीआई जो मुस्लिम लीग नून है उसमें जो नवाज शरीफ फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और नवाज शरीफ फैक्टर ही है असल में जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वर्कर है उसकी ज्यादा अटैचमेंट वो नवाज शरीफ के साथ है। ये आपने मतलब देखा होगा। और इसके अलावा जो उनका जो ग्रुप है वो आज भी मुज़ाहमती बयानिया जो है वो लेकर चल रहा है, वो बेशक नून लीग के अंदर है, वो तो इंटरनली मुज़ाहिमत हो रही है ना, या बाकी वो एक्सटर्नल तो फैक्टर ही नहीं है उनके पास मुज़ाहिमत करने के लिए। कोई उन पे क्रैकडाउन नहीं हो रहे, हर तरह की उनको इजाज़त है, कैंपेन भी वो कर सकते हैं, लीडर्स उनके सारे बाहर हैं, केसेस ख़त्म हो चुके हैं। मुज़ाहिमत किस चीज़ के खिलाफ करेंगे? इंटरनली बचती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक ग्राउंड बनाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि अब वो कल से जो है नवाज शरीफ साहब उठेंगे और मज़ाहमत करना शुरू कर देंगे। जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों एक खबर चली कि 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट में आया है और नवाज शरीफ साहब भी उसमें जो है वो फरीक बनने जा रहे हैं, ये खबर चली, और खबर जारी सी बात है मुस्लिम लीग नून के जराए से आई। बाद में उनको किसी ने समझाया कि अभी थोड़ा सा सब्र कर जाएं, अभी जो है वो आपकी गवर्नमेंट उसमें भी शहबाज शरीफ साहब का माइंड कुछ और बताया था उन्होंने, और नवाज शरीफ साहब का माइंड उस पिटीशन में फरीक बन के कुछ और नजर आया। शहबाज शरीफ साहब ने तो काबीना के थ्रू दे दिया ना। बिल्कुल वो बनता भी है, वो पार्टी की सतह पे उनको बिल्कुल क्लियर एक बताया गया होगा कि अगर आप इसको छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आपकी गवर्नमेंट पे भी हरफ आएगा, और आपकी गवर्नमेंट जो है वो कोई मजबूत बुनियादों पे नहीं खड़ी हुई। बहुत सारी चीजें हैं जो अगर वो हट गई, आगे पीछे हो गई, तो वो भी हिल सकती है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ FBR के महकमे में अचानक मुतहर्रिक हुए और ख़बरें ये आई कि 12 अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया और बाद में 36 मज़ीद अफसरान का तबादला कर दिया गया। इस एक्शन की वजह बताई वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने, और उन्होंने कहा कि FBR में हर साल लीकेज की खबरें आती थी कि इतने अरब का नुकसान हो गया, कलेक्शन नहीं हो सकी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने एक तारीख़ी कदम लिया है और बहुत सारे लोगों को ओहदों से हटाया और बहुत सारे लोगों को नौकरी से फ़ारिग भी मज़ीद किया जाएगा। FBR के करप्ट नाअहल अफसरान को उनके ओहदों से हटाकर उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ये यकीन भी दिलाया कि टैक्स कलेक्शन में अब इजाफा होगा। तो नजमुल साकिब साहब, ये जो जल्जला आया है FBR में, क्या यही हाल है? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि ये कार्रवाई डाली गई है। अच्छा। और इसमें हमें नहीं पता कि 2 बातों का नहीं पता। पहली बात इसका नहीं पता कि कोई इंक्वायरी हुई थी जिसकी बेसिस पे, जिसकी फाइंडिंग्स पे अमल करके तो इन अफसरान को जो 21 और 22 ग्रेड के, ये बड़े सीनियर अफसरान होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी इनका ग्रेड होता है। इस तरह से निकालना जो है वो साफ नज़र आ रहा है कि आपको सर में दर्द होता है ना, तो बजाय इसके कि कोई पैरासीटामॉल, कोई पेनाडोल ढूंढें, आप गला ही काट देते हैं और आपको समझ ही नहीं आती कि ये। और उसका एक सबूत मैं आपको देता हूँ, एक उसकी मिसाल देता हूँ आपको। देखिए, इनकम टैक्स के अफसरान जो है ना, जो यानी आपके इस वक्त हाजिर सर्विस अफसरान हैं, वो अब ये डिपार्टमेंट ही छोड़ के जा रहे हैं
खास तौर पे वो जिनको अपनी इज्जत प्यारी है। अच्छा, वो उनमें क्यों? से एक का आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त जो इस्लामाबाद में एकेडमी ऑफ लेटर्स, अकेडमी अदबियात जो है, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो इनकम टैक्स के हाजिर सर्विस एक अफसर हैं। ठीक हो गया जी? इसका मतलब ये है कि आप तो वो सर्विस छोड़ के इस तरह की जगहों पे अपनी इज्जत बचाने के लिए चले गए हैं, या वो सर्विस ही छोड़ रहे हैं। कुछ ना कुछ अंदर मौजूद है और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। याद रहे कि करप्शन को खत्म करना ये एक अलग काम है। वो निगरान हुकूमत ने जो एक पूरा प्लान बनाया था आपके, यानी रिफॉर्म्स का, एफपीआर का, वो एक एंटायरली डायमीट्रिकली ऑपोजिट काम है। ये दुरुस्त है कि उस रिफॉर्म्स में ये भी शामिल था कि करप्शन खत्म की जाएगी, लेकिन सिर्फ करप्शन खत्म की जाएगी, इसका मैं आपको एक मिसाल इस तरह जल्दी से देता हूं कि इन अफसरों के निकलने से क्या पाकिस्तान के सारे लोगों ने टैक्स देना शुरू कर दिया? क्या इन अफसरों के निकलने से आपके IMF की शराइत पूरी हो रही है? क्या इन अफसरों के निकलने से आपकी टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 8-9 से वो जो है वो 15% हो गई है? इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं फिर से कहूंगा ये कार्रवाई डाली गई है। देखिए, करप्शन अपनी जगह पे है उसको, और ये जो अफसराना आपने निकाले हैं, मुझे जरा रामीन जरा सोच के आप खुद बताइए, ये अफसरान की जगह दूसरे अफसरान आएंगे। तो जो दूसरे अफसरान आएंगे वो क्या आबे जमजम के धुले हुए होंगे? आपके तो पूरे मुआशरे में ये सारा कुछ है। तो ये सीधी सी कार्रवाई है और तो इससे जान नहीं छुड़ाई जा सकती। ये मैं आपको बता दूं। शहबाज शरीफ साहब ने, नजमुल साकिब साहब, ऑप्टिक्स भी हो सकता है। अच्छा। और ये भी कि अचानक याद आता है ना, क्योंकि अगर आपको याद हो तो निगरान हुकूमत की कंटिन्यूएशन जो पॉलिसीज की है उसमें से एक पॉलिसी ये भी थी कि FBR के रिफॉर्म्स होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब आते हैं और पीपल्स पार्टी के साथ और बाकी पार्टियों के साथ मिल के हुकूमत वो कर रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, अचानक ध्यान दिलवाया गया है। अचानक ध्यान दिलवाया गया है और उन तमाम अफसरों के नाम शायद पहले से ही तैयार थे। अच्छा। मैं हैरान हूं, एक 17 ग्रेड के अफसर को आपने अगर सस्पेंड करना होता है या आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है, खुड्डे लाइन लगाना होता है, उसके लिए बाकायदा इंक्वायरी बैठती है। सही बात है। ये तो मिनहसुल कौम आपने पूरे के पूरे अफसरों को, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। अब सवाल ये क्या है? सवाल ये है कि आपने गोंगलुओं से मिट्टी ना झाड़े प्लीज। आपने गोंगलुओं से सिर्फ मिट्टी नहीं झाड़नी, शलजम गोश्त बनाना है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि असल मसाइल की तरफ आए। ये छोटी छोटी कार्रवाइयां डाल के कुछ नहीं होने का। ठीक है। राव खालिद साहब, ये जो बात की है नजमुल साकिब साहब ने भी की और अता तारड़ साहब ने कहा कि जी टैक्स कलेक्शन में अब बहुत इजाफा होगा, आप देखें क्या होगा आने वाले दिनों में। तो ये टैक्स कलेक्शन का अफसरान के तबादलों से क्या ताल्लुक है? देखिए, अगर तो हम जाएं प्राइम मिनिस्टर की और उनकी PMLN की हुकूमत के तर्ज हुकूमत पे जाएं, तो वो तो हमेशा जो है ना मंजूर नज़र लोगों को अहम ओहदों पे रखते हैं, लगाते हैं जो पर्सनली लॉयल होते हैं उनके साथ। तो इसमें कौन से लोग अब नए आएंगे, उनको देखना पड़ेगा कि वो इसी मेयार के ऊपर पूरा उतरेंगे या वाकई कुछ संजीदा कोशिश है। जहाँ तक इनको निकालने की बात है, तो आज जो शहबाज राना है बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे इस हवाले से, इकॉनमी के हवाले से उनकी जो खबर है, और उनसे मेरी बात भी हुई है, वो कहते हैं ये 12 नहीं है 25 के करीब हैं और बाकी दूसरे अदारों में डेपुटेशन पे थे, उनको बुलाया जा रहा है और उनके साथ भी यही सलूक होगा। अच्छा। और ये 3 जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट की बुनियाद पे ये किया गया। अब वो एजेंसियां, मैं उनकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है, जो इंफॉर्मेशन है या की गई है, बनाई गई है, वो इसी तरह से है सारी चीज़ें। वो एजेंसियां ने जो रिपोर्ट दिया, आया उन्होंने 1 हफ्ते में तैयार की है, 2 महीनों में तैयार की है, या पूरा रिकॉर्ड उनका देखा है, और ये 21-22 तक पहुंच गया, किसी को पता ही नहीं चला कि ये कितने इनकम्पिटेंट और करप्ट लोग थे, को 30 साल का सफर करके पहुंचे कम अज कम इन ओहदों पर। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है उन रिपोर्ट्स के ऊपर। अच्छा। ठीक है। जहाँ तक तब्दीली की बात है, अगर ये तब्दीली अच्छी साबित होती है, बड़ी अच्छी बात है, जरूर साबित हो, लेकिन हम अगर माजी पे थोड़ा सा भी झांके
तो FPR को जितना मिस यूज़ PMLN ने किया है, SROs के जरिए जिस तरह से उन्होंने फ़ायदा उठाया है जारी कर करके, अच्छा। जो कि मुशर्रफ के दौर में उनको फिर कानून बनाना पड़ा SRO को रेगुलराइज करने के लिए, वरना ये हर सुबह SRO जारी करते थे, जब चीज़ें ऑफलोड हो जाती थी पोर्ट के ऊपर, फिर उसको SRO को रिस्टोर कर देते थे। तो ये बहुत सीरियस एलिगेशन इस किस्म के रहे हैं। अच्छा। दुआ की जा सकती है कि ये जो किया जा रहा है रिस्ट्रक्चरिंग और अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये पिछले 30-40 साल से किया जा रहा है। हमें इंटरनेशनली इमदाद भी मिलती है, डॉलर भी मिलते हैं, हमने आज तक नहीं किया, इसी तरह हम करते हैं जो अब किया है हमने। तो कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का अपना ज़ाती फैसला है, किसी प्रेशर में नहीं उन्होंने किया, बल्कि उन्होंने खुद ये डिसीजन लिया है। अच्छा। अब अगली अपॉइंटमेंट साबित करेंगी कि उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया है कि ठीक करना चाहते हैं या अपने लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं। साकिब, आपको क्या लगता है ये महज ऑप्टिक्स हैं, जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन है, या फिर मेरिट पर किया हुआ एक पॉलिसी मेजर है? मेरिट तो नहीं नज़र आता, बस वो जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है या FBR के हवाले से बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि टैक्स कलेक्शन में इशू हैं, तो गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है ये अपनी नोयत का मैंने भी चेक किया है। उन्होंने कहा है कि FBR में एक ही टाइम पे इतने ज़्यादा अफसरान को जो है वो निकाल बाहर करना, ये अपनी नोयत का पहला वाक़या है। मतलब इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही यक जंबशे कलम जो है वो लोगों को निकाल दिया गया, और उसमें ख़ास तौर पर जो ये इल्ज़ाम के वो नाअहल हैं, मतलब कॉम्पिटेंसी नहीं है उनके पास, जी, जी। वो नहीं तो फिर भर्ती क्यों किया उन्हें? ग्रेड के जो अफसरान हैं, फिर तो भर्ती वो का सवाल उठता है। हैरान कौन है कि वो जी वो तो सवालात तो बहुत ज़्यादा उठते हैं, और ये भी एक उन पे इल्ज़ाम है जो 3 खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स में कि वो बुरी जो उनकी शोहरत थी वो भी ठीक नहीं थी इन तमाम अफसरान की। बहरहाल गवर्नमेंट ने ये अच्छा। एक स्टेप लिया है कि वो इन चीज़ों को ओवरकम कर सके। मैं थोड़ा सा FBR के हवाले से ये बताऊँगा कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो कर रही है कि जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में, अदालतों में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या मुख्तलिफ जगहों पे जो टैक्स के केसेस जो है वो पेंडिंग है, वो एक बहुत लंबी एक लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो अदालतें हैं उनमें जो है वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 196 अरब रुपए के जो केसेस हैं, ये तकरीबन 3000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा तकरीबन 1500 अरब रुपए के जो केसेस हैं, 63 केसेस हैं। अच्छा। इसके अलावा तकरीबन 300 केसेस जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 245 केसेस हैं। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में 222 केसेस हैं, और बाकी जो पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी इसी तरह केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 1300 या इससे ज़ायद जो है वो रकम बनती है, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो 2000 से ज़ायद जो है वो उनका जो फिगर था कि उससे ज़ायद के केसेस जो है वो पेंडेंसी जो है वो मौजूद है। इस हवाले से अभी रिसेंटली आखिरी बात मैं करूंगा, जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिले थे चीफ जस्टिस काजी फाइसा से, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि ये जो केसेस पेंडिंग हैं टैक्स मैटर्स के, इनको जल्दी जो है वो किया जाए। तो उन्होंने यकीन दहानी भी कराई थी कि हम इस हवाले से करेंगे कि जो अदालतें हैं इनके हवाले से स्पेशल बेंचेस बनाकर इन केसेस का जो है वो इल्तवा जो है वो ख़त्म किया जाए। ठीक है राव खालिद साहब, ये ज़ाहिर है FBR रिफॉर्म्स की IMF भी बात कर रहा है। अब ये जो टैक्स रिफॉर्म्स हमने करने हैं उसके लिए चले जी, एक तो अफसरान का तबादला हो गया, लेकिन और क्या पॉलिसी मेजर्स देने पड़ेंगे इसके लिए कि कोई इफेक्टिव हमें नज़र आए, एक्शन होता हुआ ग्राउंड पर कोई चेंज नज़र आए? अच्छा, ये 2 शोबों में हुआ, इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में बेसिकली की गई चेंजेस जो की गई। एक स्मगलिंग का कह ले, एक अंदर जो टैक्स कलेक्शन है। अभी रिसेंटली जो स्टेप लिया गवर्नमेंट ने ताजरों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, उसमें डिजिटलाइजेशन का पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके हवाले से भी फैसला किया गया है। एक इंटरनेशनल कंपनी है मैकेंजी, उसको मैकेंजी एंड कंपनी जो है उसको हायर किया गया है, जो उसको असेस करेगी वर्किंग को, चीज़ों को, और उनकी डिजिटलाइजेशन के हवाले से रिकमेंडेशन देगी और वो हेल्प आउट करेगी। अगर तो हम डिजिटलाइजेशन पे चले जाते हैं तो हमारे जैसे मुल्कों में ये बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है। ह्यूमन एलिमेंट जैसे जैसे आप निकालते जाते हैं तो वो आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाती है, और उसमें करप्शन और बाकी चीज़ों वो रिड्यूस होती चली जाती है। उसका सबसे बड़ी मिसाल है पंजाब में, जब बुजदार साहब को बहुत बुरा भला कहते हैं PTI को भी, उन्होंने जब डिजिटलाइजेशन शुरू की, लैंड टैक्स की और बाकी चीज़ों की, गाड़ियों की टोकन टैक्स की, और सारी, तो बड़ा फर्क आया उसके कलेक्शन का। कहा जा रहा है टाइम मेरे पास खत्म हो गया। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए हाफ़िज़।